मेरा बाप सबको कहता कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसकी शादी नहीं करूंगा, जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी और 30 साल की हो गई थी। एक दिन तंग आकर मैं घर से भाग गई और अपने चचा के बेटे के साथ शादी कर ली। रात को 2 बजे अचानक मेरा शोहर चीखें मारने लगा। वो आंखों से अंधा हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो गुस्से में मुझे तलाक देकर भाग गया। मैंने लाइट जलाकर खुद को आईने में देखा तो इस साल मेरी उम्र 31 साल होना थी। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। इसी परेशानी में मुझसे न खाना खाया जाता था और न ही मैं अपना ख्याल रख पाती थी। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी साथ वाली सभी लड़कियों की शादियां तय पा चुकी थीं और जिनकी शादियां नहीं हुई थीं वो मुझसे कम उम्र थीं और उनकी मंगनियां तय पा चुकी थीं। मैं अभी तक घर में कवारी बैठी थी। अम्मा अब्बा को मेरे बारे में फिक्र तो थी, लेकिन अब्बा इस मामले में बहुत लापरवाह वाक़या हुए थे। एक दिन अब्बा के घर से जाने के बाद खाला हमारे घर आई। उन्होंने अम्मा से कोई बात कही और अम्मा ने मुझे किचन में चाय बनाने भेज दिया था। मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है जिसका मुझसे राज रखा जा रहा है। मैं किचन में चाय बनाते हुए अम्मा और खाला की बातें सुन रही थी। तब खाला ने अम्मा को बताया कि वो मेरे लिए एक अमीरो कबीर घराने के लड़के का रिश्ता लेकर आई हैं। अम्मी ये बात सुनते ही खुश हो गईं, लेकिन जैसे ही खाला ने ये बताया कि वो लड़का हमारे ही खानदान का है, तो अम्मी का चेहरा बुझकर रह गया। क्या तू खुश नहीं हुई? खुश तो हूँ, मगर इसके अब्बा से पूछना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? क्या वो खानदान में रिश्ता नहीं करना चाहते? खाला ने हैरत भरे लहजे में अम्मी से पूछा था। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन उन्होंने रट लगा रखी है कि वो अपनी बेटी की शादी खानदान में नहीं करेंगे, वरना हमारी बेटी उनके लिए बदनामी का बाइस बनेगी। मैं कुछ समझी नहीं। खाला ने राजदारी से अम्मा के नजदीक होते हुए पूछा था, देखो, हो सकता है कि भाईजान तुम्हारी बेटी नाइला का रिश्ता किसी और से करना चाहते हो और तुम्हारे डर से बता भी ना रही हो। तुम उनसे पूछ कर देखो, वरना बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। बेहतर है कि अभी इसके रिश्ते के लिए हाँ कर दो। खाला ये कहकर चली गई थी। उसके बाद अम्मा ने मुझे सारी तफसील बताई और बोली, तेरा बाप इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। लड़का तो अमीर कबीर है, उसकी करोड़ों की जायदाद है। मुझे नहीं लगता तुम्हें दोबारा ऐसा रिश्ता मिलेगा। अम्मा तो ये कहकर खामोश हो गई थी, मगर मेरे दिल में खुलबुली सी मच गई थी, क्योंकि मैं किसी भी अमीर शख्स से शादी करके अब अपना घर बसाना चाहती थी। जबकि अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि अब्बा इनकार कर देगा, और फिर वो ही हुआ। शाम को जब अब्बा घर आए तो खाना खाने के बाद अम्मा ने उनके सामने बैठकर उस रिश्ते की रौदात बयान कर दी और साथ ही ये भी कहा कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कहना चाहती हूँ। अम्मा की बात सुनते ही अब्बा भड़क उठे थे और ऊंची आवाज में अम्मा को डांटने लगे, तू जानती तो है हमारी बेटी नाइला बहुत बीमार है, हम उसकी शादी नहीं कर सकते। तुझे मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? अम्मा अब्बा की बात सुनकर सहम गई थी। अम्मा नहीं चाहती थी कि मैं ये बात सुनूं, मगर अब ये बात मेरे कानों में पड़ चुकी थी। मैं फौरन भागकर बाहर आ गई। ये क्या कह रहे हो अब्बा? मैं अच्छी भली तो हूँ, मुझ में कोई नुक्स नहीं है, मैं खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तुम ये क्यों कहकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो? और खानदान में भी सभी को यही कह दिया है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम मेरी शादी नहीं करोगे। अब इसीलिए कोई मेरा हाथ नहीं मांगता। मैं दरवाजे की चौखट पर बैठकर रोने लगी थी। अब्बा कांपता कांपता मेरे पास आया। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, ना मेरा बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। बाप औलाद का बुरा नहीं चाहता, मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ। मैं तुझे बता नहीं सकता, बस तुझ में एक नुक्स है और मैं तुझे खानदान में नहीं बयाने दूंगा। अब्बा ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। उनका कांपता कांपता लहजा देखकर मुझ में हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे किसी भी किस्म की वजाहत तलब करूं, इसलिए मैं खामोश रही। मगर मेरा दिल कह रहा था कि मेरा अब्बा मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। अब मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। अगर मुझ में इतना बड़ा नुक्स है तो फिर मैं कभी भी शादी नहीं कर पाऊंगी। ये सोच कर ही मैं चुप होकर बैठ गई। अगले दिन मेरी एक दोस्त मुझे मिलने आई थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने उससे ये बात कह दी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और बोली, तू पागल हो गई है क्या? तुझे नजर नहीं आता
तेरे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनको सहारे के लिए एक मुकम्मल इंसान की जरूरत है। बेटा तो कोई है नहीं, अब तुझे ही इस घर में रखना चाहते हैं ताकि तू कभी यहाँ से न जाए और हमेशा उनकी खिदमत करती रहे। वो तेरी शादी नहीं करेंगे, लिख ले मेरी बात। और इसीलिए तेरा बाप बहाने बना रहा है। अपनी दोस्त रेशमा की बातें सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब्बा मुझसे इतनी बड़ी हेराफेरी करेगा। खैर, मैंने सोच लिया था कि अब मैं अब्बा की बातों में नहीं आऊंगी। मैंने भी दिल लगी करने का सोचा, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा शराफत से मुझे ब्याने वाला नहीं है। मेरे चचा का बेटा फरीद काफी अरसे से मुझ में दिलचस्पी रखता था। वो निकम्मा था, हर वक्त छत पर कबूतर उड़ाता रहता था और फिर कबूतरों को बेचने से उसे जो रकम हासिल होती थी, फरीद उसी से अपना गुजारा करता था। मगर मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो 27 साल का कड़ियल जवान था और मेरी उम्र 31 साल हो चुकी थी। बालों में सफेदी उतर रही थी। मैंने सोचा फरीद भी इतना बुरा नहीं है, अच्छा खासा है, रिस्क तो अल्लाह देता है। यही सोचकर मैंने फरीद के इशारों का जवाब मिस्बत तरीके से देना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मुझ पर लट्टू था। एक दो बार मुस्कुराने से मेरा दीवाना हो गया। अब हम तन्हाई में मुलाकातें करने लगे। फरीद ने मुझसे मोहब्बत का भरपूर इजहार किया और कहने लगा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तुझे अपना बनाना चाहता हूँ, तू एक बार मेरी हो जा, फिर मैं ताया अब्बू को खुद समझाऊंगा कि वो तेरे बारे में ऐसी बातें मत कहा करें। मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब मैं अपनी अम्मा से कहता हूँ कि वो तेरे लिए तेरे अब्बा से बात करें। मैं भी खुश हो गई, क्योंकि फरीद मेरा देखा भाला लड़का था। मेरे ख्याल में अब्बा इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि फरीद को सभी जानते थे और फरीद अच्छा खासा फर्माबरदार शरीफ लड़का था। बस उसकी बुरी आदत थी कि वो कबूतर वगैरह पालने में ज्यादा दिलचस्पी लेता था और कोई काम काज नहीं करता था। फरीद ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे घर बिठाकर ही खिलाएगा। खानदान की बाकी औरतों की तरह मुझे घर से बाहर पैसे कमाने के लिए जलीलो रुस्वा नहीं होने देगा। मैंने फरीद की बातों में आकर अब्बा के भी कान में ये बात डाल दी थी, मगर उन्होंने किसी किस्म के रद्दे अमल का इजहार नहीं किया। मैं समझी कि अब्बा राजी हैं। कुछ दिन बाद फरीद ने मुझे बताया कि आज चच्ची तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी। मगर शाम को जब चच्ची आई तो अब्बा और उनका झगड़ा हो गया था। वो दोनों कमरा बंद करके अंदर कोई बातचीत कर रहे थे। इस सब मामले में मैं बहुत शर्मिंदा हुई, क्योंकि फरीद ने मुझसे कहा था कि चच्ची मेरा रिश्ता मांगने आएंगी, जबकि चच्ची तो मेरे अब्बा को बुरा भला कहने और मुझे बदकिरदार कहने आई थी। वो अब्बा को बुरा भला कहकर घर से चली गईं, जबकि हम उनका मुंह देखते रह गए थे। फरीद को भी अपनी माँ से इस बात की तवक्का नहीं थी। वो भी बहुत सख्त परेशान हुआ था। चच्ची के जाने के बाद अब्बा ने मुझे पीटना शुरू कर दिया था और मुझे बहुत सी बातें सुनाई थी। उसकी अम्मा मुझे कितने ताने देकर गई थी। मैं रोए जा रही थी और अब्बा कह रहा था, खुदारा बेटी इन हरकतों से बाज आ जा। अब्बा की बातें सुनकर मैं बहुत परेशान हुई थी, लेकिन अपनी दोस्त की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। मैं जानती थी कि अब्बा और चच्ची दोनों ही बहाने बना रहे हैं, वरना हम दोनों में ऐसा कोई नुक्स ना था कि हमारी शादी ना करवाई जाती। खैर, मैं खामोश हो गई और फिर फरीद को घर से भागकर शादी करने का कह दिया। अगर भागकर शादी करेंगे तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे के जिम्मेदार खुद होंगे। मेरी बात सुनकर फरीद ने हामी भर ली। वो बोला, आज रात मैं तुझे तेरे घर से लेने आऊंगा। मैंने अपने दोस्त से मोटरसाइकिल का बंदोबस्त कर लिया है, तू बस रात को तैयार रहना। फरीद की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। मुकर्ररा वक्त पर मैं तैयार बैठी थी। हमारे घर सब सोए हुए थे। पूरे गांव में खामोशी थी। फरीद बाइक लिए बाहर खड़ा था। जैसे ही मुझे बाइक के स्टार्ट होने की आवाज आई, मैंने अपने कपड़ों वाली पोटली उठाई और दबे कदमों अपने घर से बाहर निकल आई। दरवाजा पार करते हुए 4 आंसू मेरी आंखों से निकले और घर की चौखट में जज्ब हो गए थे, मगर मैंने खुद पर काबू रखा, क्योंकि मेरी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती थी, वरना हमेशा के लिए इन खुशियों से महरूम हो जाती जिनकी हर लड़की ख्वाहिश करती है। मैं जब फरीद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। फरीद भी परेशान ही था। हम लोगों को रात के अंधेरे में गांव से निकलना पड़ा था। फरीद का रुख शहर की तरफ था,
जहाँ पर उसने पहले से कोई होटल बुक कर रखा था। तकरीबन रात के 2 बजे हम होटल पहुंचे। खुदा का शुक्र कि होटल में एक शख्स फरीद का जाने वाला था, वरना तो उस वक्त कोई भी किसी नौजवान लड़के और लड़की को कमरा रहने के लिए नहीं देता। लोगों के 100 मसले होते हैं। हमने खुदा का शुक्र अदा किया कि फरीद को और मुझे कमरा मिल गया था। लेकिन हम जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल होने लगे, पीछे से एक आदमी ने आवाज देकर हमें रोक लिया। हमने पीछे मुड़कर देखा, एक बड़ी उम्र का आदमी खड़ा था। ये उस होटल का मैनेजर था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें थी। मुझे तो उसे देखकर ही खौफ आने लगा था। वो कहने लगा, तुम दोनों मियाँ बीवी हो क्या? जी हाँ, हमने हाँकते हुए जवाब दिया था। अच्छा, निकाह नामा कहाँ है? उसने हम दोनों को सर से पांव तक देखा था। जी, वो हमारा निकाह नामा तो घर रह गया है। हम दोनों घर से भाग कर आए हैं। उसने हमारी बात पर यकीन नहीं किया था। हमें वहाँ से जाने का कहने लगा। फरीद उसकी मिन्नत पर उतर आया और कहने लगा, ये जुल्म हम पर मत करें, वरना हमारे घर वाले हमें मार देंगे। अगर आपको शक है कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं, तो आप सिर्फ इस लड़की को यहाँ रहने दें। मैं सुबह तक निकाह नामा लेकर आ जाऊंगा। फरीद की बात सुनकर होटल वाला कुछ नरम पड़ गया, लेकिन फिर भी उसने हमारी बात नहीं मानी और सिर्फ मुझे कमरे में भेज दिया। फरीद बाहर चला गया था। मैं सोच रही थी कि हमारा तो निकाह नहीं हुआ, अब वो निकाह नामा कहाँ से लाएगा। मैं इसी परेशानी में बैठी थी। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सुबह के 4 बज गए थे। अब तो मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगे थे। जब होटल का मैनेजर आकर हमसे पूछेगा कि निकाह नामा कहाँ है, तो हम क्या दिखाएंगे। मैं इसी परेशानी में बैठी थी कि एक वेटर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। मैंने देखा कि ये तो वही फरीद का दोस्त था। उसके हाथ में खाकी रंग का लिफाफा था। उसने मुझे इशारे से एक पेन भी दिया और कहने लगा, इन कागजात पर दस्तखत करके मुझे दे दीजिए। मैंने कागजात पर दस्तखत किए और वेटर को वापस कर दिए। ये हमारा निकाहनामा था जिस पर फरीद ने अपने दस्तखत कर रखे थे और अब बाकी मेरे दस्तखत होने रह गए थे। खुदा जाने ये किस किस्म का निकाह था जिसमें मुझे कोई गवाह नजर नहीं आया। बहरहाल मजबूरी थी और क्या कर सकते थे। फरीद का दोस्त वो निकाहनामा लेकर चला गया और मैं उसका इंतजार करने लगी। सुबह के तकरीबन 7 बजे जब सब लोग होटल में आना शुरू हुए तो वो मैनेजर हमारे कमरे की तरफ आया था। उसके साथ फरीद भी था और फरीद के हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसमें उसने निकाहनामा संभाल रखा था। फरीद के हाथ में निकाहनामा देखकर होटल का मैनेजर खुश हो गया और कहने लगा, मैं किसी को गुनाह की इजाजत नहीं देता। तुम लोगों ने सही रास्ता अख्तियार किया है। अब तुम यहाँ जितने दिन मर्जी रह सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने रहने का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लो। होटल के मैनेजर के जाने के बाद फरीद मेरे पास आया था। उसने कहा कि हमारा निकाह हो गया है। मैं बहुत खुश हो गई थी। वो सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया था। रात को 12 बजे अचानक फरीद मुझ पर चिल्लाने लगा था। हालांकि आज हमारी शादी की पहली रात थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था। वो बस यही कह रहा था कि तुमने मुझे अंधा कर दिया है। फिर वो चीखते हुए मुझे तलाक देकर वो गुस्से में अपने बाल भी नोच रहा था, जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। फिर वो होटल से बाहर चला गया और मैं पीछे रोती रह गई। मैं कहाँ जाऊंगी, ये सोच सोचकर मैं पागल हो रही थी। मैंने उस दिन शाम तक फरीद का इंतजार किया कि शायद उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो मुझे लेने आ जाए, मगर वो नहीं आया था। अब तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। होटल के मैनेजर को जब इस बात का पता चला तो उसने मुझसे आकर पूछा कि तुम्हारा शोहर कहाँ गया है। मैंने उसे सारी हकीकत बता दी। तब वो गुस्से में आ गया और फिर मुझे रोता देखकर उसका दिल नरम पड़ गया था। वो कहने लगा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। हो सकता है तुम्हारे घर वाले तुम्हें कबूल कर ले। तुमने जो किया वो अच्छा नहीं किया। होटल का मैनेजर शरीफ आदमी था। उसने एक बार फिर मेरी मदद की। मेरे अब्बा से राब्ता किया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी फलां होटल में ठहरी है, यहाँ आकर उसे ले जाइए। अब्बा ने मुझे तो पहले खूब बुरा भला कहा, लेकिन वो बाप थे, मुझसे मोहब्बत करते थे। उन्होंने आकर मुझे ले जाने का फैसला किया और होटल के मैनेजर को आगाह किया कि वो मुझे फलां जगह पर पहुंचा दे। उसके एक आदमी ने मुझे लारी अड्डे तक पहुंचा दिया था जहां अब्बा मुझे लेने आए थे। मैंने देखा कि अब्बा के साथ एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी खड़ा था। ये कौन था
और कहाँ से आया था। मैं तो उसे नहीं जानती थी, मगर अब्बा के साथ उसे देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था। घर पहुंचकर अब्बा ने मुझे एक अजीब बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारा निकाह इस शख्स से करना चाहता हूँ। ये कौन है अब्बा? मैंने डरते डरते पूछा था। ये मेरा शागिर्द है, इसे तमाम हकीकत का पता है। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारा बाप झूठ बोलता है, लेकिन तुमने देख लिया होगा कि फरीद तुम्हें छोड़कर चला गया है। जरूर उसे भी तुम्हारे नुक्स का पता चल गया होगा। मैंने तुमसे सच कहा था बेटी कि तुम ऐसा कभी मत करना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। ये कहकर अब्बा घर की तरफ रवाना हो गए। मैं तो उस नौजवान को देखकर हैरान थी, जो मेरे घर से भागकर निकाह करने के बावजूद भी मुझे अपनाने पर राजी था। लेकिन अब्बा ने एक अजीब बात की। उन्होंने कहा कि निकाह से पहले ये लड़का एक रात हमारे घर रहेगा, ताकि हम अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि ये तुम्हें कबूल करेगा या नहीं। शाम के अंधेरे फैल गए थे। मैं अपने कमरे में बैठी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। अब्बा ने मुझे कमरे से बाहर बुलाया तो मैं डरते डरते उनके पास चली गई। अब्बा के साथ वही नौजवान बैठा था। कमरे में हल्की रोशनी थी। अब्बा ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा किया। उसने एक नजर देखकर अपना सर झुका लिया और हाँ में सर हिला दिया। मेरे जाने के बाद उस लड़के और अब्बा के बीच में न जाने क्या बातें हुई, मैं नहीं जानती। बस उस लड़के ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। फिर मेरी इद्दत जैसे ही पूरी हुई, अब्बा ने मेरी शादी का दिन रख दिया था। गांव वाले हैरान थे कि नसीरुद्दीन अपनी बेटी को एक अजनबी को दे रहा है, मगर अब्बा ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बिलाखिर मेरी शादी उसी नौजवान अकबर से हो गई और मैं ब्याह कर उसके घर आ गई। मेरी शादी वाले दिन मैंने अब्बा से पूछा, अब्बा आखिर मुझ में क्या नुक्स है, तुम बता तो दो। अब जिससे मेरी शादी हुई है, अगर वो भी ये नुक्स जान ले तो क्या मुझे फिर से तलाक हो जाएगी? मैंने अब्बा से पूछा था। नहीं बेटी, ये नौजवान मुख्तलिफ है, इसके ख्यालात और नजरियात अलग हैं। ये तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुम्हारे अंदर एक पैदाइशी मसला है कि रात के वक्त तुम्हें दौरे पड़ते हैं और तुम्हें कोई होश नहीं रहता। अक्सर तुम अपनी माँ को भी मारने लग जाती हो और जब तुम्हें होश आता है तुम्हें कुछ याद भी नहीं होता। मैंने तुम्हारा बहुत इलाज करवाया है, मगर डॉक्टर कहते हैं इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। ये बात सिर्फ तुम्हारी चच्ची को पता थी। बस फिर उस औरत ने तुम्हारे बाप से दुश्मनी के तौर पर तुम्हें तबाह करने का इरादा कर लिया था। उसने सारे गांव में मशहूर कर दिया कि नसीरुद्दीन की बेटी पर साया है। रात को इसको दौरे पड़ते हैं और ये जिससे भी शादी करेगी, शादी की रात ही उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। नसीरुद्दीन की बेटी से कोई औरत अपने बेटे का निकाह ना करे। ये सुनकर गांव की सभी औरतें तेरी खूबसूरती के बाद भी तुझे हकीर समझती थीं। हालांकि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। बस औरतों के बारे में मशहूर है कि ये तोहमत लगाने में देर नहीं करती, और तुम्हारी चच्ची ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने गांव की औरतों को तुमसे बदजन करने के लिए ऐसा जाल फैलाया कि खुद ही उसी में फंसकर रह गई। इसलिए मैं तुम्हारी शादी खानदान से बाहर करना चाहता था। फरीद ने जज्बाती होकर तेरा हाथ तो थाम लिया था, मगर वो भी अपने जहन का कच्चा था। पहली रात ही डर कर भाग गया था। अब्बा की ये बात सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी चच्ची इतनी लंबी दुश्मनी मुझसे निभाएंगी। बहरहाल अकबर एक समझदार इंसान है। आज मैं उसके साथ हंसी खुशी रह रही हूँ।